मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोक व्यय का अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे। लोक व्यय राजस्व का एक महत्वपूर्ण आधारभूत भाग है। लोक व्यय का आशय उन व्ययों से है जो सरकार, केंद्रीय, राज्य अथवा स्थानीय द्वारा अपने संचालन, सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यों पर किए जाते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्याख्या में कुछ सरकारें दूसरे देशों की सहायता पर भी व्यय करती हैं। यह व्यय भी लोक व्यय में शामिल किए जाते हैं। लोक व्यय का महत्व एवं उद्देश्य, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्राचीन समय में लोक व्यय का बहुत कम महत्व था। JV का विचार था, वित्त की सभी योजनाओं में सर्वोत्तम व्यय है जिसमें कम खर्च किया जाए। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यय को अनावश्यक, अनुत्पादक और अपव्यय समझा जाता था और इस आधार पर राज्य के केवल आधारभूत कार्यों के लिए और वह भी सीमित मात्रा में व्यय करने पर जोर दिया जाता था। धीरे धीरे राज्य के उत्तरदायित्व बढ़ने लगे और इसके कार्यों में वृद्धि होने लगी तो लोक व्यय का महत्व भी बढ़ने लगा। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी आयों से अधिक व्यय करती है। लोक व्यय के महत्व का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। आर्थिक विकास एवं नियोजन में सहायक। वर्तमान समय में प्रत्येक देश ने अपने आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपना रखा था। आर्थिक नियोजन की सफलता में लोक व्यय काफी महत्व है। आर्थिक नियोजन का संचालन करने के लिए लोक व्यय की राशि में वृद्धि करनी होती है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए विभिन्न मदों पर लोक व्ययों का उचित वितरण करना होता है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सरकार को स्वयं अनेक आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों का संचालन करना पड़ता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में लोक व्यय करना होता है। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की गति में वृद्धि करनी होती है। इसमें लोक व्यय की प्रभावशाली भूमिका रहती है। आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानताओं में कमी। आज प्रायः प्रत्येक देश में आय तथा संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करने के पर जोर दिया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में लोक व्यय महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक व्यय की उचित नीति द्वारा निर्धन वर्गों पर अधिक व्यय करके उन्हें प्रगति की ओर प्रेरित किया जा सकता है। आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने के लिए लोक व्यय का योगदान रहता है। मंदी की स्थिति में लोक व्यय में इस प्रकार की वृद्धि की जाती है कि उससे विनियोग, पूंजी निर्माण और रोजगार में वृद्धि हो तथा अर्थव्यवस्था को मंदी के प्रभावों से मुक्त किया जा सके। इसके विपरीत तेजी काल में लोक व्ययों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उत्पादक व्ययों को बढ़ाया जाए और शीघ्र फलदायक योजनाओं तथा उद्योगों में लोक व्यय किए जाएं जिससे देश के उत्पादन में वृद्धि हो और मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके। अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास। विकासशील देशों में अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्या रहती है। लोक व्यय के माध्यम से इन क्षेत्रों के आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सकता है और विकास के वित्तीय सहायता तथा उपादान प्रदान की जा सकती है जिससे देश के सभी भागों को संतुलित विकास में सहायता मिलती है। सामाजिक सुधार। सामाजिक स्तर के सुधार अर्थात शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का संचालन, निर्धन तथा पिछड़े वर्गों का विकास इत्यादि में लोक व्यय की विशिष्ट भूमिका रहती है। उपयुक्त के अतिरिक्त देश के आंतरिक शांति, न्याय, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा तथा लोक उद्योगों के संचालन इत्यादि की दृष्टि से भी लोक व्ययों का महत्व रहता है। लोक व्यय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोक व्यय के सिद्धांतों को वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: सहायक सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। लोक व्यय का आधारभूत सिद्धांत, बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। लोक व्यय के आधारभूत सिद्धांत को लोक व्यय का आदर्श भी कहा जा सकता है। इस संदर्भ में दो बातों का निर्धारण किया जाता है: लोक व्यय की सीमा क्या होनी चाहिए तथा लोक व्यय को विभिन्न मदों में किस प्रकार विभाजित करना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न महत्वपूर्ण यह उठता है कि लोक व्यय का पृथक से कोई सिद्धांत हो सकता है, अर्थात क्या लोक आगम को ध्यान दिए बिना लोक व्यय के सिद्धांत की विवेचना की जा सकती है। उत्तर स्पष्ट है कि आगम की मात्रा और संरचना को ध्यान दिए बिना लोक व्यय के सिद्धांत
सिद्धांत की विवेचना पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में लोक व्यय के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की दृष्टि से प्रोफेसर जे.के. मेहता ने लोक व्यय की प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया है। लोक व्यय का नियोजन, लोक कोषों का व्यय। लोक व्यय का नियोजन सरकार को पहले से व्यय और आगम के बारे में नियोजन करना होता है, अर्थात यह पता लगाना होता है कि विभिन्न मदों पर व्यय के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और सरलता से कितना धन एकत्रित किया जा सकता है। सरकार की आय पहले से पूर्णतः निश्चित नहीं होती, अतः सरकार को पहले से यह अनुमान लगाना पड़ता है कि उन विभिन्न उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी जिन उत्तरदायित्वों को पूरा करने का भार सरकार के ऊपर है। यदि सरकार अपनी आय को पहले से निश्चित कर लेती है तो भी वास्तविक आगम राशि में अंतर रह सकता है, अतः सरकार को लोक व्ययों के संबंध में लोचपूर्ण नीति अपनानी होगी। आगम और व्यय के अनुमान की इस अवस्था में व्यय के संदर्भ में लोक व्यय के नियोजन की अवस्था कहा जा सकता है। इस अवस्था में राजस्व के सिद्धांत अर्थात अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रयोग करना होगा, अर्थात लोक व्यय को आगम का एक साथ विचार करना होगा। लोक कोषों का व्यय, जब बजट पारित हो जाता है तो प्रायः विभिन्न मदों पर संभावित व्यय भी निर्धारित हो जाते हैं। इनमें मामूली परिवर्तन तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए विधानसभा या लोकसभा की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्ययों की प्रकृति और विभिन्न मदों पर व्यय की राशि उसी समय निर्धारित हो जाती है जबकि आगम के साधनों और उपायों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत व्ययों के प्राथमिकता क्रम को निर्धारित किया जा सकता है, जिससे यदि आगम में कोई कमी हो जाए तो प्राथमिकता के क्रम में नीचे रहने वाले व्ययों को स्थगित किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त व्ययों के संबंध में स्वतंत्र रूप से यह भी निर्धारित किया जाता है किसी विशेष दिशा या दिशाओं में और किस सीमा तक लोक व्ययों में वृद्धि की जाए जिससे समाज को अधिकतम लाभ मिल सके। लोक व्यय का नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि जो भी राशि व्यय की जाए उससे समाज को अधिकतम संभावित सकल लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यय की प्रत्येक मद से सीमांत सामाजिक लाभ समान होना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि आगम की राशि और संरचना की पूर्व कल्पना की जा चुकी है या की जा सकती है। जिस सीमा तक यह पूर्व कल्पना संभव नहीं हो सकती उसी सीमा तक लोक व्यय का सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता। लोक व्यय के सहायक सिद्धांत या नियम। कुछ लेखकों ने कुछ ऐसे नियमों को बनाने का प्रयास किया है जो लोक व्यय की नीति और व्यवस्था का मार्गदर्शन कर सकें। इस संदर्भ में फिनले सिराज ने 8 सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया है। लाभ का सिद्धांत। यह सिद्धांत लोक व्यय का आधारभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है तथा इसका आशय यह है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार किए जाएं जिससे समाज को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके और अधिकतम सामाजिक लाभ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। प्रोफेसर फिनले सिराज के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर लोक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि इससे समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो, जैसे उत्पादन में वृद्धि हो, संपूर्ण समाज विदेशी आक्रमण और आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षित रहे और जहाँ तक संभव हो आय की असमानता कम हो जाए। लाभ का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सार्वजनिक व्यय इस प्रकार हो जिससे देश में उत्पादन में अच्छा प्रभाव पड़े, समाज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। व्यय किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिए न होकर संपूर्ण समाज के लिए हो। यह व्यय किसी निश्चित नीति या परंपरा से बाध्य हो। संक्षेप में लोक व्यय करते समय वेनहम के अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के विचार पर ध्यान देना चाहिए। मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता के सिद्धांत का आशय यह है कि समाज को केवल आवश्यक कार्यों पर ही व्यय करना चाहिए। सरकार का कोई भी व्यय ऐसा ना हो जो फिजूल खर्ची हो या जिससे किसी प्रकार का आर्थिक या सामाजिक लाभ प्राप्त ना हो। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि मितव्ययिता का अर्थ कंजूसी से नहीं बल्कि फिजूल खर्ची या अपव्ययता को रोकने से है। इस सिद्धांत के आधार पर लोक व्यय में निम्न नियमों का पालन करना चाहिए
किसी मत पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। व्यय इस प्रकार किए जाने चाहिए जिससे देश में उत्पादन शक्ति का विकास हो और कार्य क्षमता में वृद्धि हो। जहाँ तक हो व्ययों में अपव्ययता, अनियमितता और असावधानी नहीं होनी चाहिए तथा व्ययों के अंतिम प्रभावों और परिणामों का भी ध्यान देना चाहिए। यदि गहराई से मितव्ययिता के नियम को देखा जाए तो स्पष्ट होगा कि यह नियम वास्तव में लाभ के नियम का परिवर्तित और पूरक रूप है, क्योंकि मितव्ययिता से व्यय करने और समाज की उत्पादन शक्ति बढ़ाने से समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वीकृति या अनुमोदन का सिद्धांत। स्वीकृति के सिद्धांत का आशय यह है कि किसी भी लोग व्यय करने से पूर्व उचित अधिकारियों से उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यही नहीं, जितनी राशि व्यय करने के लिए स्वीकृत हो उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिस कार्य, उद्देश्य एवं क्षेत्र के लिए व्यय करने की स्वीकृति मिली हो व्यय उसी के लिए करना चाहिए। स्वीकृति 3 प्रकार की हो सकती है: वैधानिक स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति। वैधानिक स्वीकृति संसदीय प्रणाली के विकास और प्रजातंत्र की स्थापना के साथ इस बात पर जोर दिया जाने लगा है कि कोई भी व्यय उस समय तक न किया जाए जब तक उसके लिए लोकसभा या विधानसभा की स्वीकृति न मिल जाए। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे लोक व्यय एक नियमित और नियंत्रित रूप से चलता रहे। इस स्वीकृति को प्रशासकीय स्वीकृति कहते हैं। तकनीकी स्वीकृति। जब भी सरकार को ऐसे कार्यों पर व्यय करना होता है जिनको पूरा करने के लिए तकनीकी समस्याओं को हल करना होता है तो सरकार व्यय करने से पहले विशेषज्ञों की अनुमति प्राप्त करती है और इस अनुमति को ही तकनीकी स्वीकृति कहते हैं। सड़क निर्माण, बांध और विद्युत परियोजना इत्यादि पर व्यय करने के लिए ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है। स्वभाव से यह स्वीकृति सलाहकारी स्वभाव की होती है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि स्वीकृति के सिद्धांत का पालन करने पर अनावश्यक देरी होती है और कभी कभी धन का व्यय बढ़ जाता है, फिर भी यह सिद्धांत काफ़ी उपयोगी है। बचत या आधिक्य का सिद्धांत। बचत के सिद्धांत का अर्थ है कि सरकार को अपना आय व्यय इस प्रकार संतुलित करना चाहिए जिससे घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ना हो। यहाँ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बचत के सिद्धांत का अर्थ यह नहीं कि सरकार के व्यय सदैव उसकी आय से कम होने चाहिए। वास्तव में यह नियम तो सामान्य परिस्थितियों के लिए है। संकट काल या विशेष परिस्थितियों में घाटे के बजट ही आवश्यक और लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।